हाय फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे। और आज एक नया सेशन लेकर मैं आपके पास आया हूं। और उस सेशन में बेसिकली हम क्या पढ़ने वाले, उस सेशन में हम सबसे पहले पूरे इंडिया के पूरे फाइनेंशियल सिस्टम को हम कैटेगराइज करेंगे और उसके बाद हम बैंकिंग सिस्टम को डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे। तो ये जो पर्टिकुलर सीरीज़ है इसमें से बहुत सारे क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम में बनेंगे, उनको हम देखते हैं। ठीक है, चलिए। तो आपको डिस्प्ले पर बहुत सारे बैंक के लोगो दिख रहे होंगे। ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करने वाले हैं, राइट। चलिए, तो ये देख लेते हैं। तो आज जो हमारा टॉपिक है जिसके ऊपर हम बात करने वाले हैं वो क्या, कैटेगराइजेशन ऑफ इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम। पूरे जो फाइनेंशियल सिस्टम है, पूरा जो हमारा कंट्री, उसमें किस तरीके से फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, वित्तीय संस्थान काम करते हैं। तो सबसे पहले हम बैंक का क्लासिफिकेशन देखेंगे। ये आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट है, राइट। नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज क्या होती हैं, एनबीएफसीज, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सो दैट एक बेस आपका सेट हो जाएगा और बहुत सारे एमसीक्यूज इन सारे चैप्टर से भी बनते हैं। और ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, ये क्या होते हैं, ये सारी चीज़ें हम आज के सेशन में, मतलब इस सीरीज़ में हम डिस्कस करने वाले हैं। क्योंकि मुझे उम्मीद है कि सीरीज़ में कम से कम 5 6 7 क्लास होंगी जिसमें हम पूरा की पूरा ये डिस्कशन करेंगे, राइट। चलो, तो जल्दी से आगे चलते हैं। ये देखिए, ये मैंने कैटेगराइज कर दिया है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ इंडियन, राइट, फाइनेंशियल सिस्टम। और एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि जो भी सेशन मैंने पहले ले लिए हैं, मुझे उम्मीद है कि वो सारे सेशंस आपने ले लिए होंगे और आप उन सेशंस को अच्छी तरीके से पढ़ भी रहे होंगे और उनका ये नोट्स भी आपने प्रिपेयर कर लिए होंगे। देखो, पढ़ने का एक सबसे अच्छा तरीका है कि आप सिस्टमेटिक पढ़ो, एक एक चैप्टर या एक एक जो भी वीडियो आपने देखा उसके नोट्स बनाओ, उनको आप याद करो कि भाई क्या चीज़ है और क्या चीज़ स्किप हो रही है, तो दैट कि आपका जो बेस है वो आपका बना रहेगा, राइट। तो इसमें क्या देखेंगे, सबसे पहले हम रेगुलेटर। तो रेगुलेटर का मतलब क्या हो गया, जो रेगुलेट करते हैं, वो बॉडीज जो रेगुलेट करते हैं। जैसे आपने देखा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया रेगुलेटर है, सेबी सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया रेगुलेटर है, IRDAI इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ये सब हमारे क्या रेगुलेटर हैं, जो किसी ना किसी इंस्टीट्यूशन को क्या करते हैं, रेगुलेट करते हैं। तो बड़े इंपॉर्टेंट है, इनके बारे में बात करेंगे। और ये सारे के सारे हमारे बैंकिंग और फाइनेंस से ही कनेक्टेड है, इसलिए इंपॉर्टेंट है, राइट। इसके बाद आपका क्या होता है, इसके बाद आपका आता है बैंकिंग सिस्टम, राइट। तो हम इसमें बैंकिंग सिस्टम के बारे में बात करेंगे, बैंक्स के बारे में बात करेंगे डिटेल में कि कौन कौन से बैंक हैं, किस तरीके से काम करते हैं, ठीक है। इसके बाद आता है नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, या फिर हम इसको एनबीएफसीज बोलते हैं। अभी हम इनको भी देखते हैं। जैसे आपने सुना होगा मुथूट फाइनेंस हो गया, बजाज फाइनेंस हो गया, मणप्पुरम हो गया, वो सब आपके क्या होगा, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हो गए। ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन सच एज, जैसे नाबार्ड, राइट, नाबार्ड, सिडबी, तो आपने देखे होंगे, सुने भी होंगे। नाबार्ड हो गया, सिडबी हो गया, ये आपके क्या हो गए, ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। स्पेशलाइज्ड बैंक इंस्टीट्यूशंस, जैसे आपने सुना होगा ईसीजीसी, शायद बहुत कम लोगों ने सुना होगा। DICGC, ये भी शायद बहुत कम लोगों ने सुना होगा, ठीक है। मुद्रा, ये बहुत लोगों ने सुना होगा, सुना है ना, मुद्रा बैंक। तो ये सारे क्या स्पेशलाइज्ड है, ये पर्टिकुलर किसी फंक्शन के लिए सेटअप किए गए हैं, राइट। तो ये सारी चीज़ें हम डिटेल में इस पूरे सीरीज़ में देखने वाले हैं और ये कोर बैंकिंग का पार्ट है और बेहद इंपॉर्टेंट है, राइट। तो फर्दर मूव करते हैं और हम इनको एक एक करके देखना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो मैंने थोड़ा सा स्पीड थोड़ा सा इंक्रीज़ भी किया, आपने देखा भी होगा। वो इसलिए बहुत सारे स्टूडेंट्स बोल भी रहे थे कि सर थोड़ा सा स्लो हो रहा है, तो मैंने सोचा पेस थोड़ा सा हाई रखते हैं। तो हम बात करेंगे सबसे पहले किसकी, रेगुलेटर की, ठीक है दोस्तों। रेगुलेटर्स, रेगुलेटर्स वो होते हैं जो इंस्टीट्यूशंस को, ठीक है, कंपनीज को रेगुलेट करते हैं। वो काम होता है उनका क्या, रेगुलेशन का। अब रेगुलेशन का पर्पस क्या होता है, रेगुलेशन का पर्पस होता है सो दैट कि वो कंपनी, वो सिस्टम, वो इंस्टीट्यूशंस स्मूथली चले और जो उसके कस्टमर्स हैं, जो उसके क्लाइंट्स हैं, उनको कोई भी प्रॉब्लम ना हो और किसी भी तरीके का कन्फ्लिक्ट, हरासमेंट नहीं होना चाहिए, स्मूथ चलना चाहिए सब कुछ। इसलिए रेगुलेटर होते हैं। तो वो कुछ सेट ऑफ रूल्स और रेगुलेशंस बनाते हैं जिनको फॉलो करना होता है, राइट। तो सबसे पहले हम बात करेंगे आरबीआई, ये बेहद इंपॉर्टेंट आपका क्या है, रेगुलेटर है। इसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे।
तो सबसे पहले आरबीआई, जो पहला क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाएगा, क्वेश्चन फर्स्ट, ठीक है, आरबीआई एक्ट कब आया, ठीक है, 1934, राइट। तो आरबीआई एक्ट वाज पास्ड इन 1934, फर्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। अगर क्वेश्चन एक्ट से पूछा जाएगा तो 1934। अगर ये पूछा जाएगा क्वेश्चन कि आरबीआई कब इस्टेब्लिश हुआ, तो आंसर विल बी 1 अप्रैल 1935। तो क्वेश्चन देखो, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बता दूं कि क्वेश्चन में बहुत हद तक आंसर छुपा होता है। आपने कई बार देखा होगा कि हम बहुत जल्दी जल्दी में कोई भी क्वेश्चन पढ़ते हैं और फिर उसके बाद हमें रियलाइज़ होता है, अरे यार इस क्वेश्चन का आंसर तो ये था, क्योंकि हमने वहाँ पर उसको कॉम्प्रहेंड करने में मिस्टेक कर दी। तो वो गलती नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जो आ रहा है कम से कम वो तो सही हो जाए, जो नहीं आ रहा है वो तो अलग है, राइट। तो एस्टैब्लिशमेंट ईयर 1 अप्रैल 1935, एक्ट वाज पास्ड इन 1934। आरबीआई वाज एस्टैब्लिश्ड ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ हिल्टन यंग कमीशन, ठीक है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया कि किस कमीशन के रिकमेंडेशन पर आरबीआई वाज एस्टैब्लिश, हिल्टन यंग कमीशन, राइट। हेडक्वार्टर कहाँ पर है इसका, अब मुंबई में। क्लियर, तो इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी आरबीआई से रिलेटेड, ठीक है। अब और भी बातें आरबीआई से रिलेटेड हम कर लेते हैं, ठीक है। इंक पूरा इरेज कर देते हैं, मार्कर का कलर चेंज कर लेते हैं, राइट। चलो देखो सॉरी सबसे पहले आरबीआई के फंक्शंस शॉर्ट में, ठीक है, आरबीआई के फंक्शन। तो आरबीआई का सबसे इम्पॉर्टेंट फंक्शन क्या होता है, करेंसी मैनेजमेंट, राइट। और हमने लास्ट सेशन में डिस्कस भी किया था करेंसी मैनेजमेंट से रिलेटेड। तो कोई मुझे बताएगा कि आरबीआई कौन कौन से करेंसी नोट प्रिंट करता है, ठीक है, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के कंट्रोल में कौन कौन से नोट या कॉइन्स आते हैं, जल्दी से कमेंट सेक्शन में लिख के बताओ। लास्ट सेशन में हमने डिस्कस किया था, ठीक है। और मुझे ये भी बताओ 1 रुपए का जो करेंसी नोट है उस पर किसके साइन होते हैं, करेंसी नोट उस पर किसके साइन होते हैं, ये भी मुझे आप बताइए, ठीक है। सिग्नेचर कौन सा अथॉरिटी 1 रुपए के नोट पर करता है। तो फर्स्ट हो गया करेंसी मैनेजमेंट। तो कंट्री में जो भी करेंसी का मैनेजमेंट है, कितना करेंसी मार्केट में होना चाहिए, वो कौन डिसाइड करता है, आरबीआई डिसाइड करता है, राइट। इतनी बात आपको, आई होप आपको क्लियर हो गई होगी, ठीक है। दूसरा पॉइंट, टू कंट्रोल सप्लाई एंड डिमांड ऑफ मनी, टू कंट्रोल सप्लाई एंड डिमांड फॉर मनी, राइट, ठीक है। तो मनी की सप्लाई और डिमांड को कंट्रोल करने के लिए देखो, अगर मनी की सप्लाई और डिमांड में अनबैलेंस होगा, उसकी वजह से ही क्या होता है, इन्फ्लेशन होता है गाइस, ठीक है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट फंक्शन है, इसको हम क्या बोलते हैं, मॉनेटरी पॉलिसी, राइट, मॉनेटरी पॉलिसी। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट, तो हम बोलेंगे आप मॉनेटरी पॉलिसी को कंट्रोल कौन करता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कंट्रोल करता है, जिससे सप्लाई ऑफ मनी क्या होती है, कंट्रोल होती है, सो दैट इन्फ्लेशन को कंट्रोल कर सके। इन्फ्लेशन मतलब महंगाई। तो आपने देखा होगा जब किसी भी चीज़ का शॉर्टेज होता है तो आपने देखा होगा उसके प्राइस ऑटोमेटिकली राइज होते हैं, ठीक है। और सबसे बेस्ट एग्जांपल अभी हमने देखा वो रेमडेसिविर इंजेक्शन, राइट। तो रेमडेसिविर हो गया, फेविफिलू मेडिसिन हो गया, ठीक है, क्योंकि इनकी शॉर्टेज चल रही है और डिमांड बहुत ज़्यादा है, इसलिए आप देखते हैं प्राइस ब्लैक मार्केटिंग हो रही है, यही तो खेल है। तो हम उसी को क्या बोले, इन्फ्लेशन, क्योंकि सप्लाई और डिमांड क्या है, मिसमैच हो गया, तो प्राइस ऑटोमेटिकली क्या होंगे, राइज होंगे, महंगाई हो जाएगी, प्रॉब्लम है ये, राइट। तो ये हो गया आपका मॉनेटरी पॉलिसी। तीसरा फंक्शन जो है वो आपका क्या है, फॉरेन एक्सचेंज, राइट, फॉरेन एक्सचेंज, इसको शॉर्ट में हम क्या बोलते हैं, फॉरेक्स, राइट। फॉरेन एक्सचेंज का मतलब क्या होता है, हम इसको एक और चीज़ बोलेंगे, कस्टोडियन और मैनेजर। आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा, हु इज़ द कस्टोडियन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स इन इंडिया। भारत में फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स की कस्टडी कौन करता है, उसको मैनेज कौन करता है, उसका मैनेजर कौन है, वो है आपका रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ये फॉरेन एक्सचेंज का मतलब क्या है, हर कंट्री के पास फॉरेन करेंसी के रिजर्व होते हैं फॉरेन करेंसी के रिजर्व, करेंसी, ठीक है, फॉरेन यहाँ पर लिख दिया मैंने,
फॉरेन करेंसी, ठीक है। जैसे आपका क्या हो गया, जैसे डॉलर हो गया, ठीक है, जैसे डॉलर हो गया, यूरो हो गया, राइट, पाउंड हो गया, इनके, ठीक है, गोल्ड का रिजर्व हो गया। तो इन सब की कस्टडी कौन करता है, आरबीआई, उसको हम क्या बोलते हैं, कस्टोडियन मैनेजर। फॉरेन एक्सचेंज का रोल क्या है, जब हम इंपोर्ट करते हैं, मतलब बाहर से सामान मंगाते हैं, तो हमें पेमेंट तो फॉरेन करेंसी में करना पड़ता है ना। जितना हमारे पास रिजर्व होगा, इसका मतलब है उतना ज़्यादा हम इंपोर्ट कर सकते हैं, राइट, सिंपल, ठीक है। तो इसलिए ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। भारत का जो रिज़र्व अभी चल रहा है वो लगभग 580 बिलियन डॉलर चल रहा है, और जहाँ तक मुझे याद आ रहा है कि भारत का रैंक दुनिया में कितना, 4th है। तो ये करंट अफेयर्स का क्वेश्चन, इसके बारे में और डिटेल जब हम एमसीक्यू पढ़ेंगे तब हम बात करेंगे। 580 बिलियन डॉलर, ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आ गई। तो हम इसको क्या बोलते हैं, फॉरेन एक्सचेंज, शॉर्ट में क्या बोलते हैं, फॉरेन का 4 और एक्सचेंज का EX, फॉरेक्स रिजर्व। और देखो फॉरेक्स रिजर्व पंजाब से अच्छा कोई भी नहीं जानता होगा, ठीक है, क्यों, क्योंकि पंजाब के लोग सबसे ज़्यादा बाहर रहते हैं, कनाडा में रहते हैं, तो उन्हें फॉरेन एक्सचेंज बहुत ज़्यादा कराना पड़ता है बैंक में जाके, तो वो फॉरेन एक्सचेंज समझते होंगे, राइट। तो वो आपका क्या हो गया, वो रिजर्व आपका, ठीक है। ये सारी चीज़ें किसके पास होती हैं, आरबीआई के पास होती हैं, ठीक है। मैं इससे रिलेटेड एक और चीज़ आपको डिस्कस करना चाह रहा था, चलो मैं दूसरे पेज पर करता हूँ, ये देखो। हाँ, आपको पता होगा कि भारत में जो सबसे बड़ा इकोनॉमिक रिफॉर्म है, इकोनॉमिक रिफॉर्म, राइट, वो सबसे बड़ा इकोनॉमिक रिफॉर्म आपका क्या होता है, 1991 में माना जाता है, जिसको हम बोलते हैं LPG, अगर आप लोगों ने सुना होगा, ठीक है, लिबरलाइजेशन, राइट, और प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन। तो कितने लोगों ने ये टर्म पहले से सुन रखा है इसके बारे में, जल्दी से कमेंट सेक्शन में यस टाइप करें, ठीक है। तो लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, तो हमें याद रखना है कि भाई LPG मॉडल भारत में कब आपका इंट्रोड्यूस हुआ था, 1991, और ये भारत का एक बहुत बड़ा इकोनॉमिक रिफॉर्म माना जाता है। इसके बाद से हमारा जो इकोनॉमी है वो कैसा हो गया, ओपन इकोनॉमी की कैटेगरी में आ गया, ठीक है, जहाँ पर इम्पोर्ट एक्सपोर्ट सब होते हैं, राइट, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट। और क्या मतलब है, देखो लिबरलाइजेशन का मतलब क्या हो गया, बिजनेस करना आसान, ईज ऑफ बिजनेस, राइट। प्राइवेटाइजेशन, अब देखो, अभी आपने देखा होगा प्राइवेटाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन बहुत न्यूज़ में चल रहा है, लेकिन प्राइवेटाइजेशन का जो फाउंडेशन है वो 1991 में रखा गया था। और उस समय फाइनेंस मिनिस्टर कौन थे, उस समय फाइनेंस मिनिस्टर थे मनमोहन सिंह जी, ठीक है, मनमोहन सिंह जी उस समय फाइनेंस मिनिस्टर थे, राइट। प्राइवेटाइजेशन का मतलब क्या हो गया, प्राइवेट कंपनीज को बढ़ावा देना, ज़्यादा से ज़्यादा कंपनीज प्राइवेट होंगी तो उससे क्या होगा, प्रोडक्शन बढ़ेगा, प्रोडक्शन बढ़ेगा तो इंपोर्ट हमारा रिड्यूस हो जाएगा। ग्लोबलाइजेशन का मतलब क्या हो गया, इसका मतलब क्या हो गया, टू ऑफर अपॉर्चुनिटी टू फॉरेन कंपनी, ठीक है। इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब हो गया विदेशी कंपनी, जैसे आप देखो अमेजोन काम कर रहा है, तो अमेजोन काम कर रहा है हमारी कंट्री में, गूगल काम कर रहा है, किसकी वजह से कर रहा है, ग्लोबलाइजेशन। विदेशी कंपनी को हम इनवाइट करते हैं कि भाई आओ हमारी कंट्री में, आप अपनी कंपनी सेटअप करो, फैक्ट्री सेटअप करो, सो दैट हमारी कंट्री में रोजगार जनरेट हो और हमारी कंट्री में GDP बढ़े। ये टॉपिक भी हम डिस्कस करेंगे, GDP और इन्फ्लेशन एक दिन अलग से, ठीक है, राइट। तो भारत में इकोनॉमिक रिफॉर्म कब हुआ, 1991, उसको हम क्या बोलते हैं, LPG। LPG का मतलब क्या होगा, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, इसके साथ इंडिया कैसा हो गया, एक ओपन इकोनॉमी हो गया। और इनकी हमने आपको बता दी। ये मैं क्यों बता रहा था, इसलिए बता रहा था कि उस समय हमारी कंट्री में जो फॉरेक्स रिजर्व थे वो बहुत लो हो गए थे, इसी वजह से हमारी कंट्री में क्राइसिस आया। और फिर IMF के रिकमेंडेशन पर उन्होंने बोला कि भाई आप ये मॉडल लेके आओ, इस टाइप का मॉडल लेके आओ, तब ये मॉडल हमारी कंट्री में इंट्रोड्यूस किया गया था, ठीक है। तो वैसी प्रॉब्लम हमारी कंट्री में आगे ना आए, इसलिए अब हमारे पास फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व रहता है। देखो सिंपल सी बात है, अगर आपके पास बहुत सारा कैश, बहुत सारे एसेट्स होंगे तो आपको किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं होगी। क्यों, क्योंकि आपके पास उस किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए बहुत सारे एसेट्स और कैश है। उसी तरीके से कंट्री को बैक करने के लिए, कंट्री फाइनेंशियली साउंड स्ट्रांग रहे, उनके पास क्या होना चाहिए, फॉरेन करेंसी के रिजर्व होने चाहिए, राइट। तो इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी मेरे हिसाब से, ठीक है, क्लियर हो गया।
इतनी बात क्लियर है। चलो आगे चलते हैं, और ये आई होप आपने नोट डाउन कर लिया होगा, इसको कर लेना। मैं इसको रिमूव कर देता हूँ और पेन ले लेता हूँ, ठीक है, राइट। तो आरबीआई में एक गवर्नर होता है, राइट, ठीक है, एक गवर्नर, और डिप्टी गवर्नर कितने होते हैं भाई? चार डिप्टी गवर्नर, ठीक है, गवर्नर। तो जल्दी से कमेंट सेक्शन में मुझे नाम लिख के बताओ गवर्नर और डिप्टी गवर्नर्स का, ठीक है। चलो डिप्टी गवर्नर्स के नाम मैं लिखता हूँ ठीक है। जो सबसे लेटेस्ट अभी अपॉइंट किए गए हैं वो कौन अपॉइंट किए गए हैं? टी रविशंकर, राइट। और नेक्स्ट है आपके माइकल देवव्रत पात्रा, ठीक है, माइकल देवव्रत पात्रा, ठीक है। नेक्स्ट है आपके कौन? एम के जैन, महेश कुमार जैन। और नेक्स्ट आपके कौन? राजेश्वर राव, ठीक है। ये चार आपके डिप्टी गवर्नर हैं। और शक्ति कांता दास, राइट, ये गवर्नर, ठीक है। तो याद रखना सबसे लेटेस्ट जो आपके अपॉइंट किए गए हैं वो कौन है? रविशंकर हैं ये, ठीक है, लेटेस्ट। तो ये जरूर आप याद रखना क्योंकि ये एग्जाम में जरूर पूछ सकते हैं, ठीक है, कि हु हैज़ बीन अपॉइंटेड डिप्टी गवर्नर ऑफ आरबीआई रिसेंटली, ठीक है, तो टी रविशंकर, ठीक है। ये मिस्टर कानूनगो जो हमारे एक बीपी कानूनगो, मैं पूरा नाम लिख देता हूँ, बीपी कानूनगो, उनकी जगह पर इनको अपॉइंट किया गया, राइट। तो आई होप क्लियर हो गया होगा। गवर्नर कौन है? शक्तिकांता दास। चार डिप्टी गवर्नर हैं, टी रविशंकर, माइकल देवव्रत पात्रा, एम के जैन, राजेश्वर राव। टी रविशंकर सबसे लेटेस्ट अपॉइंट किए गए हैं, किसकी जगह पर अपॉइंट किए गए हैं? बीपी कानूनगो की जगह पर, ठीक है। चलो इसको भी आप नोट डाउन करो, बहुत ज़्यादा इसमें कुछ भी नहीं है, ठीक है, सीधे सीधे नाम है, आपको आसानी से याद होंगे। इसको भी रेस कर देते हैं, ठीक है, और फिर से देखते हैं और भी चीज़ें, ठीक है। और क्या है इससे रिलेटेड, आरबीआई से रिलेटेड? जैसे बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट, राइट, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949। देखो आपने देखा होगा मैं बहुत ही टू द पॉइंट आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ, इससे क्या होगा कि आपका जो टाइम है वो बचेगा, राइट, और आप ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज भी गेन कर पाएंगे क्योंकि आपको अटेंड करना है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, ठीक है। यूपीएससी तो है नहीं कि नहीं मैं एक एक चीज़ आपको बहुत डिटेल में पढ़ाऊँ सो दैट आपको बहुत सारे स्टेटमेंट होंगे उन पर बेस्ड, आपको केवल फैक्चुअल नॉलेज चाहिए जिससे आपके क्वेश्चंस भी अटेम्प्ट हो जाए, आपका टाइम भी बचे, और आपके पास टाइम कम है तो उतने टाइम में आप कवर भी तो कर पाएँ, इसलिए मैं इस तरीके से पढ़ा रहा हूँ। बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट, इसके बाद आपका क्या होगा? फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, ठीक है, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, ठीक है, ये आपका कब आया था? 1999 में, ठीक है। तो देखो क्या लिखा है? फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। तो आपने देखा होगा कि जब हम फॉरेन जाते हैं, फॉरेन आते हैं, तो आपने देखा होगा कि कस्टम ऑफिसर होते हैं एयरपोर्ट पर, ठीक है, वो धर लेते हैं, भाई आप ये लेके आए हो, ज़्यादा लेके आए हो, कम लेके आए हो, ये सब किसके अंडर में आता है? फॉरेन एक्सचेंज। मतलब आप कितना फॉरेन करेंसी अपने पास रख सकते हो, कितना बाहर ले जा सकते हो, कितना आप अंदर लेके आ सकते हो। और जब आप जाते हो ना मार्केट में, जैसे मान लो मुझे फॉरेन कंट्री घूमने जाना है, तो आप किसी से फॉरेन करेंसी एक्सचेंज कराने जा रहे हैं, तो क्या वो ऑथराइज है आरबीआई से या नहीं है? इन सबको रेगुलेट करने के लिए जो एक्ट है उसको हम क्या बोलते हैं? फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। इसको हम क्या बोलते हैं? फेमा, याद रखिएगा, ठीक है। तो फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट, फॉरेन एक्सचेंज का जो आपका जो बॉडी फॉरेन एक्सचेंज में डील कर रही है वो ऑथराइज होनी चाहिए। आप लिमिट से ज़्यादा फॉरेन एक्सचेंज कैरी नहीं कर सकते हैं, आपको आरबीआई के सारे रूल्स और रेगुलेशन फॉलो करने पड़ेंगे। उसको हम बोलते हैं फेमा, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट 1999, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया होगा। पेमेंट एंड सेटलमेंट, पेमेंट एंड सेटलमेंट एक्ट 2007, ठीक है, पेमेंट एंड सेटलमेंट एक्ट 2007। तो पेमेंट एंड सेटलमेंट एक्ट 2007 बेसिकली क्या है?
इसकी जो एपेक्स बॉडी है वो कौन है, आरबीआई है। एपेक्स बॉडी कौन है, आरबीआई, मतलब इसको कौन हैंडल करता है, आरबीआई। अब देखो पेमेंट और सेटलमेंट का मतलब क्या होता है, जैसे आपने देखा आप यूपीआई में ट्रांजेक्शन करते हो, ठीक है, आपके फंड ट्रांसफ़र आप करते हो, तो इन सब को किस एक्ट के थ्रू कंट्रोल किया जाता है, पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम एक्ट 2007, जिसको एपेक्स बॉडी कौन है, आरबीआई। तो आपसे एक तो ये पूछ लेंगे कि भाई काम क्या है, तो नाम से ही पता चल रहा है पेमेंट। पेमेंट का मतलब क्या होता है भाई, फंड ट्रांसफर हो गया, पेमेंट हो गया, जो भी हम ट्रांजेक्शन कर रहे हैं उनको कंट्रोल कर रहा है, राइट। कब आया था, 2007 में। उसका एपेक्स बॉडी कौन है, आरबीआई है, ठीक है। फेमा भी किसके कंट्रोल में आता है, आरबीआई के कंट्रोल में आता है। फॉरेन एक्सचेंज जो है वो आरबीआई के कंट्रोल में आता है। कस्टम ऑफिसर होते हैं वो ये चेक करने के लिए कि भाई किस तरीके से हमारी कंट्री में देखो फॉरेन एक्सचेंज हो गया, कस्टम ऑफिसर का आपका क्या हो गया कि जो भी फाइनेंशियल बड़े बड़े आप देखते हैं ना फ्रॉड होते हैं जो, ठीक है, उनको पकड़ने के लिए होता है। तो आपने देखा होगा उसके लिए बॉडी कौन सा हमारी कंट्री में, मनी लॉन्ड्रिंग, ठीक है, टर्म मुझे याद आ गया, एनफोर्समेंट एजेंसी, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट। आपने देखा ना ईडी, राइट, न्यूज़ में आता रहता है ईडी उसके पीछे पड़ गया, ईडी उसके पीछे पड़ गया। तो ये क्या होगा, मनी लॉन्ड्रिंग, मनी लॉन्ड्रिंग, जो गलत तरीके से पैसे का आधा बड़ा अमाउंट आपका क्या कर रहा है, दूसरी कंट्री में भेज रहा है, वो आपका टैक्स की चोरी कर रहा है, वो सब आपका क्या हो गया, मनी लॉन्ड्रिंग हो गया। नेक्स्ट चलते हैं, चलो। तो यहाँ तक बात समझ में आ गई। तो आपको याद रखना है बस, ये तो मैंने बता दिया आपको। बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 हो गया, नाम से ही पता चल रहा है बैंक को रेगुलेट करता है। फेमा 1999, फेमा फॉरेन एक्सचेंज को कंट्रोल करता है। मनी लॉन्ड्रिंग से रिलेटेड केसेस कौन हैंडल करता है, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट रेगुलेट करता है, ठीक है। फॉरेन एक्सचेंज से रिलेटेड जो भी होंगे वो किसके कंट्रोल में आएंगे, आरबीआई के कंट्रोल में आएंगे, राइट। पेमेंट एंड सेटलमेंट एक्ट 2007, मतलब यूपीआई, फंड ट्रांसफर वगैरह, एपेक्स इंस्टीट्यूशन कौन है, आरबीआई, राइट। चलो तो आगे चलते हैं। हाँ, अब बात करते हैं सेबी की, ठीक है। चलिए तो हम देख लेते हैं सेबी का स्लाइड कहाँ है, यहाँ पर है, इसको रिमूव कर देते हैं, राइट, ठीक है। चलो तो सेबी देखते हैं। सेबी देखो क्या है, सिक्योरिटीज़ एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। भाई देखो इसमें दो टर्म है ऑलरेडी, तो आपको इसी से नाम याद रखना है, सिक्योरिटीज़ और एक्सचेंज। इसका मतलब क्या होगा कि शेयर मार्केट, राइट, शेयर मार्केट, तो मतलब शेयर्स हो गए, तो मतलब बॉन्ड्स हो गए, तो डिवेंचर्स भी होंगे, डिवेंचर्स, राइट। और स्टॉक एक्सचेंज होंगे, स्टॉक एक्सचेंज होंगे, राइट, स्टॉक एक्सचेंज हो गए आपके। और म्यूचुअल फंड हो गए, ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर, म्यूचुअल फंड हो गए। और मर्चेंट बैंकर हो गए, मर्चेंट बैंकर, मर्चेंट बैंकर, ठीक है। वेंचर कैपिटल हुए, वेंचर कैपिटल, ठीक है। और स्टॉक ब्रोकिंग कंपनी, स्टॉक ब्रोकिंग कंपनी, वेंचर कैपिटल, ये मतलब ये सब कंपनीज ही हैं, कंपनीज, ठीक है। स्टॉक ब्रोकिंग कंपनीज ये भी कंपनी है, म्यूचुअल फंड, ठीक है। तो याद रखना इन सब को रेगुलेट कौन करता है, इन सब को रेगुलेट सेबी करता है, ये बात इंपॉर्टेंट। सिक्योरिटीज़ का मतलब हो गया शेयर्स, बॉन्ड्स और डिवेंचर्स। एक्सचेंज का मतलब हो गया स्टॉक एक्सचेंज। इन सब को रेगुलेट कौन करता है, सेबी, सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। तो आप इस लिस्ट को जरूर याद रखिएगा। सिक्योरिटीज़ का मतलब हो गया शेयर्स, बॉन्ड, डिवेंचर। एक्सचेंज, स्टॉक एक्सचेंज, म्यूचुअल फंड कंपनी, मर्चेंट बैंकर कंपनीज, वेंचर कैपिटल कंपनीज, स्टॉक ब्रोकिंग कंपनीज will be regulated by Securities and Exchange Board of India, right, clear। कब स्टैब्लिश हुआ, 1988 में स्टैब्लिश हुआ, क्लियर। और इसको पावर कब मिला है, 1992 में, ठीक है। स्टैब्लिशमेंट ईयर इज 1988 बट पावर गिवन थ्रू पार्लियामेंट एक्ट इन 1992। तो जो पावर दिया गया कंट्रोल करने का वो कब दिया गया, 1992 में। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स इन मुंबई। तो आपको याद रखना है। इसके हेड कौन है, इसके हेड हैं अजय त्यागी, ठीक है। तो यही छोटी छोटी चीज़ें जो आपको याद रखनी है, ठीक है। सेबी, इसको हम शॉर्ट में क्या बोलते हैं, सेबी। अब देखो अगर बहुत आसान क्वेश्चन आपसे पूछना हो तो आपसे फुल फॉर्म पूछ लेंगे और कंफ्यूज भी कर सकते हैं। यहाँ पर लिख देंगे क्या, स्टॉक एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, तो बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाएंगे।
ठीक है। और हेड कौन हो गए, अजय त्यागी अभी, establishment year 1988 and power was given in 1992 and headquarter in मुंबई, राइट। इसीलिए देखो आपने देखा होगा कि मुंबई को हम बोलते हैं फाइनेंशियल कैपिटल ऑफ इंडिया, राइट। वो क्यों बोलते हैं, देखो सारे रेगुलेटर जो बड़े बड़े 2 रेगुलेटर हैं, मोस्टली बैंकों के हेडक्वार्टर आपको कहाँ मिलेंगे, मुंबई में मिलेंगे। स्टॉक एक्सचेंज आपको कहाँ पर मिलेंगे, मुंबई में। आपने सुना ना BSE और NSE, ठीक है। एक बड़ा सा और बहुत ही शानदार सेशन होगा आपका जिसमें हम फाइनेंशियल मार्केट पढ़ेंगे, ये शेयर, बॉन्ड, डिवेंचर, BSE, NSE, म्यूचुअल फंड, ये सब चीज़ें होती क्या है डिटेल में, वो भी हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो पूरा सिलेबस आपका थॉरोली कवर करेंगे और सो दैट कि आपकी एक भी क्वेश्चन एग्जाम में स्किप ना हो, राइट। नेक्स्ट क्या, इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी। तो इंश्योरेंस कंपनीज को रेगुलेट करता है, भाई नाम से ही पता चल रहा है। तो इंश्योरेंस कंपनीज प्राइवेट भी हैं, सरकारी भी हैं, ठीक है। LIC आपने देखा सरकारी कंपनी है, ठीक है। HDFC स्टैंडर्ड, ठीक है, ये आपका क्या हो गया, प्राइवेट कंपनी है। तो ये कंपनीज, इनको रेगुलेट कौन करेगा, IRDAI, ठीक है। तो IRDAI, राइट। ये कब सेटअप किया गया था, अप्रैल 2000 में। तो स्टैट्यूटरी बॉडी था ये स्टार्टिंग से ही, इसका मतलब इसके पास पावर ऑलरेडी तभी से थे। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, हैदराबाद, तेलंगाना, ठीक है। चलो, इसके जो हेड है वो कौन है, सुभाष चंद्र खुंतिया, खुंतिया, ठीक है, थोड़ा नाम अजीब टाइप का है, ठीक है, सुभाष चंद्र खुंतिया, ठीक है। तो IRDAI किसको रेगुलेट करता है, इंश्योरेंस। अच्छा देखो, इंश्योरेंस कंपनी को रेगुलेट भी करेगा, इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स को भी रेगुलेट करेगा। तो इंश्योरेंस प्रोडक्ट का मतलब देखो, अभी आपने देखा जैसे कोविड के केस आने लगे, तो जिनके पास मेडिकल इंश्योरेंस था उनको मेडिकल इंश्योरेंस हॉस्पिटल वाले कवर नहीं दे रहे थे, तो फिर किसको इंटरवीन करना पड़ा, IRDAI को, राइट। तो इस तरीके से रूल है कि अगर किसी भी तरीके से कस्टमर के जो राइट्स हैं, ठीक है, इंश्योरेंस कंपनी से रिलेटेड, अगर उनका वायलेशन होगा तो हु विल इंटरवीन फर्स्ट, IRDAI, राइट। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा। तो हमने ये रेगुलेटर से डिस्कस कर लिए हैं। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। और अगर आपको सेशंस मेरे पसंद आ रहे हो तो भाई लाइक बटन ज़रूर हिट करिएगा, कमेंट भी करिएगा और सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर ज़रूर करिएगा। ये सबसे इम्पॉर्टेंट है, आपको फ्री में सेशन दे रहे हैं तो कम से कम आप लोग इतना तो कर ही सकते हैं, राइट। चलो तो आगे चलते हैं। तो अब देखो हम एक बार यहाँ पर देख लेते हैं ये वाला, ठीक है। हमने अब क्या डिस्कस कर लिया, हमने मेन 3 जो रेगुलेटर्स थे वो हमने डिस्कस कर लिए, RBI, SEBI, IRDAI, राइट। चलो तो अब हम नेक्स्ट क्या करेंगे, बैंकिंग सिस्टम डिस्कस करेंगे। ओके गाइस।